गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक को अगर आपने नहीं किया है तो दोबारा से उसको देखिए और उसको समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक जो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर रहेगा, जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे तब तक आपको अकाउंटिंग समझ में भी नहीं आएगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग के बारे में हमने कल जाना था। अकाउंटिंग क्या होती है? जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके मैंने कई सारे कारण बताए थे। यूज़र्स को तरह तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कि जैसे मालिक और इन्वेस्टर्स। अब मैं दोनों के बीच में बताता हूँ, वो इन्वेस्टर्स किसे बोलते हैं। जो बड़े बिजनेस होते हैं उनमें क्या होता है कि एक जना, तो कुछ लोग तो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसे की कमी है तो क्या करते हैं, वो मार्केट में लोगों से बोलते हैं कि आप हमारे बिज़नेस में पैसा लगाओ और हम उस पैसे के बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते रहेंगे, प्रॉफिट का शेयर देते रहेंगे। तो जो बंदे पैसा लगाते हैं बिज़नेस में विश्वास करके, अब क्यों लगाएगा आपके में पैसा, ये भी ध्यान रखें। कोई भी जो आपको जानता नहीं होगा आपके बिज़नेस को, वो आप में पैसा क्यों लगाएगा? यही बात है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। यानी कि जब आप अकाउंट्स बनाएंगे और आपका स्टेटमेंट्स बताएगा कि आपका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ये अकाउंट्स से बताएंगे। जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करोगे आप, वही बताएंगे। तो लोगों को ये लालच आता है कि हाँ, इसमें हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए वो आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को पब्लिश होती है, मिलनी चाहिए। तो वही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, किस उद्देश्य से? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। तो हम आते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए जो मेन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप ध्यान रखें। तो मैं इसमें पहले ही लिखा देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने याद करना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है रिलायबिलिटी। सबसे पहले क्या है? रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबल मीन्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम कोई सामान लेने जाते हैं, आप कोई बेड वगैरह लेने जाते हैं, तो हम ट्राई क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि वो मजबूत है या नहीं है। उसके ऊपर कूदेंगे भी, उसको ठोकेंगे भी, कई लोग देखेंगे, आप ही नहीं देखते हैं, आपके साथ जो भी आए होंगे वो भी चेक करेंगे। कोई ये कहेगा कि इसमें ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई चीज़ खरीदी जाती है, तब जाके वो प्रूफ होता है कि हाँ, ये स्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो रिलायबिलिटी का मतलब भी यही होता है, जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं, जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, क्या वो हर परिस्थितियों में कोई भी जांच ले, वो ट्रू होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए, और उनसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं निकलनी चाहिए, गलत रिकॉर्ड्स नहीं बने होने चाहिए। कोई भी जांच ले, चाहे मैंने अगर अकाउंट्स बनाए हैं तो चाहे एक्स कोई बाहर का व्यक्ति उसको चेक करे, कोई वाई चेक करे या जेड चेक करे, तो उसमें से वही रिजल्ट निकलना चाहिए जो एक व्यक्ति ने बनाया है। तो दैट इज रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी मीन्स, इसको देख लेते हैं। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड होना चाहिए। द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ correspondence between what the information conveys about the transactions or event have occurred, measured and displayed. A reliable information should be free from, यहाँ पर कोई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, free from errors and bias and faithful represents what मीन्स टू रिप्रेजेंट। इसका यहाँ पर कोई ये वाली पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे, अ रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, यानी कि गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। बायस क्या होता है? बायस मतलब होता है कि किसी एक का पक्ष लेना। मैं अकाउंटेंट हूँ, लेकिन किसके लिए काम कर रहा हूँ? मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं मालिक का पक्ष लेके उसे ना बनाऊँ, तो बायस नहीं होना चाहिए। इसलिए वो फ्री फ्रॉम यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए, उसे न्यूट्रलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फेथफुल, ईमानदारी से बनी होनी चाहिए। व्हाट इज़ मेन टू रिप्रेजेंट, जो उसको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए। तो यहाँ पर को ये जरूरी है कि वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल, वेरीफाइबल। वेरीफाइबल, क्रेडिबल भी होनी चाहिए। वेरीफाइबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई
किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहता है तो उसको किसी भी चीज़ से वेरीफाई कर सके। किस चीज़ से वेरीफाई करेगा? उसके सोर्स डॉक्यूमेंट से। मैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में आगे बताऊंगा। कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रूफ होना चाहिए, यानी कि प्रूफ से वो उसको वेरीफाई कर सके। आपने धोखाधड़ी करे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि उसके सोर्स से वेरीफाई किया जाता है वो। अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखने। तो आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी के बाद है हमारा नेक्स्ट है ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, पहले इसके बारे में हम बात कर देते हैं। रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या होता है? टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर वो टाइम पे नहीं मिली, इसीलिए टाइम फिक्स होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का 1 साल के अंदर। 1 साल यानी कि 12 महीने के टाइम ड्यूरेशन में हमने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, ये भी ध्यान रखना। और टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिससे कि हम समय पे क्या कर सकें, उसका प्रिडिक्शन कर सकें। उसकी हेल्प से, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम स्टडी कर सकें और फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकें, ठीक है। और कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्यूएशन, और उनको इवेल्यूएट कर सके। तो अवेलेबल इन टाइम, दैट इज रेलिवेंस, ठीक है। अवेलेबल इन टाइम यानी टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। अगर लेट हो गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 2 हो गया हमारे पास। पहला हो गया क्या था हमारा? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब फ्री फ्रॉम बायस, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। फ्री फ्रॉम बायस, फेथफुल होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेड, एरर फ्री होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी पे। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये कि समझने वाली। मैंने कोई चीज़ लिखी, जैसे आपने आपकी हैंड राइटिंग है, आपने कुछ चीज़ लिख दिया, आपको तो समझ में आ गया, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। क्या वो निष्कर्ष निकाल पाएगा आपने क्या लिखा हुआ है? क्या वो आपको मार्क्स दे पाएगा? आपने एग्जामिनेशन में लिखा, सर मैं तो सबका सब अच्छा लिख के आया था लेकिन मेरे को मार्क्स नहीं आए। क्यों मार्क्स नहीं आए? क्योंकि जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो केवल आपको समझ आ पा रही है, दूसरे जो उसको पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं आ पा रही। तो वहाँ पर को अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। वहाँ पर क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स होता है कि वो समझ में आनी चाहिए। जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपका बिजनेस दे रहा है, वो अगर दूसरों की समझ में नहीं आएगा तो इसलिए उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो ज़ीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिसीजन मेकिंग के लिए काम आनी चाहिए, यानी कि डिसीजन ले सके, समझ सके उसके बेसिस पे। जब आप समझ पाओगे तभी तो मैं आपके आंसर पे मार्क्स दे पाऊंगा ना। आपने लिखा ही नहीं है, पता नहीं क्या लिख रखा है, मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं सही है? तो यानी कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डिसीजन लेने के लिए पहले उसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए देखो क्या लिखा गया है, मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्ट मतलब उसको समझ सके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस, उसी सेंस में एट इज प्रेजेंट कन्वेज टू देम, जिस तरह से उसको बनाया गया है और कन्वे किया गया। आपने जो बनाया है, आपने लिखा है माई नेम इज़ हेमा या माई नेम इज़ कुशल, तो मैं भी उसको उसी रूप में समझ सकूं, ठीक है। अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझ में आनी चाहिए। द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन अ मैसेज। तो अच्छी कम्युनिकेशन में फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आगे को आपने नोट करना है। यहाँ पर को इतने पार्ट में ही क्लियर हो जाता है अंडरस्टैंडेबिलिटी का। इतना भी लिखोगे आपके लिए काफ़ी है, लेकिन थोड़ा आगे को पढ़ना जरूरी है। अ मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ इंटरप्रिटेटेड बाय द रिसीवर। रिसीवर ने इंटरप्रिटेट उसको उसी तरीके से किया हो जिस तरह से आपने उसको बनाया है, सेम सेंस इन विच द सेंडर हैज़ सेंड। यहाँ पर कोई ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इस पार्ट को भी आप देखिएगा। अब आगे आते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद, आई होप कि समझ में आ गया होगा। कंपेरेबिलिटी। देखो ऐसा होता है, कंपेरेबिलिटी क्या होता है कि हम आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे बिजनेस की अकाउंटिंग से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। अगर कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो इट इज़ वेरी टिपिकल, हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कंपेयर टू द अदर बिजनेस या नहीं कर रहा है। देखो जैसे क्या कर पाएंगे, हमने बोला कंपेयर करेंगे। जैसे मान लिया जाए हम एक ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करते हैं किसी सांप से, तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सिमिलैरिटी वहाँ पर को नहीं है। सिमिलैरिटी नहीं, आप कहोगे कंपेयर वो तो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, कैसे सर कंपेयर करें? तो कंपेरेटिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक आदमी है और वाई एक आदमी है, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो है ना, ह्यूमन बीइंग है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स
सेम होने के कारण हमको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए कंपेरेटिबिलिटी के लिए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी जरूरी हैं। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं वही दूसरा बिजनेस भी करे, वही तीसरा भी करे, जिसके कारण हम सेम, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण उनको कंपेयर करना आसान हो जाता है। It is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time in a particular circumstances or for the particular reporting entity, but it is equally important that the user is generally purpose financial reports are able to compare various aspects of an entity different time period and with the other entities। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। समय समय पर आप क्या, ये कंपेरेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को समय के साथ, यानी कि इस साल की इन्फॉर्मेशन को अगले साल की इन्फॉर्मेशन को उसके अगले साल से कंपेयर कर सकें। हर बार अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से नहीं बनाना चाहिए, सेम रहनी चाहिए, कंपेयर कर सकें। और साथ ही साथ अदर एंटिटीज़ मतलब अदर बिजनेस से भी हम क्या कर सकें, उसको कंपेयर कर सकें। तो ये कंपेरेटिबिलिटी की खूबी उसमें होनी चाहिए, किसमें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा रेलिवेंस, तीसरा है क्या, आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, और फिर है कंपेरेटिबिलिटी, कंपेयर किया जा सके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपकी टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, इसको भी आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव यानी कि अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, ये बहुत इजी है, इसको भी ध्यान रखना। ये 2 टॉपिक हैं, आज हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में देखो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने का मेन उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें किसी भी तरह का बायस ना हो, रेगुलर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट। आखिर बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें बिजनेसमैन ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, क्या हुआ, कम से कम ओनर को इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट कमाया। क्योंकि प्रॉफिट किसी भी ओनर के लिए मोटिवेशन का काम करता है, वो मोटिवेट करता है कि और बिजनेस में एफर्ट डाले जाएं जिससे कि हम और प्रॉफिट कमा सकें। अगर बिजनेस में लॉस होता जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट शुड बी डिस्क्लोज बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन so that the businessman may take the decision in respect of the future। तो फ्यूचर के लिए वो डिसीजन ले सके। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, सबसे पहला तो रिकॉर्ड करना है, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये वही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल रहा है, डिसीजन मेकर के लिए समझ में जब आएगा तब वो डिसीजन ले पाएगा। रेलिवेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, टाइमली मिलना, टाइमलीनेस, वही चीज़ इसको चार्ट्स के माध्यम से दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद है डेपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, अभी हमने देखा कि प्रॉफिट और लॉस। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है किसी बिजनेस के पास जिस डेट को आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टाइम पे उनके पास कितना संपत्ति, एसेट्स है, संपत्ति को यहाँ एसेट्स बोलते हैं, और कितनी देनदारियाँ हैं। देनदारियाँ मतलब कितना उसने पैसा दूसरे से लिया हुआ है उधार का, जो उसने देना है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है यहाँ, लाइबिलिटी। हमारे अकाउंटिंग में उसे लाइबिलिटी बोला जाता है, यू आर लाइबल टू। तो उससे बोला जाता है फाइनेंशियल पोजीशन, द टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज एट द पर्टिकुलर टाइम। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एसेट्स किसे बोलते हैं, संपत्तियों को, और लाइबिलिटी किसे बोलते हैं, जो आपने पे करा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने उधार ले लिया, वो पे करना है, तो वो लाइबिलिटी हो जाती है एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। हर एक अकाउंटिंग पीरियड, मैंने बोला था ना कि अकाउंटिंग पीरियड फिक्स होता है कंपेयर करने के लिए, आपको समझने के लिए। ठीक है, तो एक पीरियड पीरियड वाइज भी होना चाहिए, और कंपेरेटिबिलिटी में हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था ना, तो पीरियड के लिए बनाया जाता है। उस पर्टिकुलर पीरियड पर किसी बिजनेस के पास कितनी संपत्तियां थी और कितनी लाइबिलिटीज थी, इसका पोजीशन का पता करने का काम किसका है, अकाउंटिंग का है। ठीक है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अब आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिजल्ट निकाल दिया, अब उसकी इन्फॉर्मेशन को उसके यूजर्स को देना है। 2 तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन है, इसमें क्लियरली मेंशन है। देखो, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटेड इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाई जाती है, स्टेटमेंट बनाई जाती है, आगे हम पढ़ेंगे पूरा, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू,
जिससे कि डिसीजन लेना ईजी हो जाए लोगों के लिए जो भी यूज़ करते हैं उसे। मेन यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स के बारे में देखो। मैनेजमेंट कौन है? जो बड़े बिजनेस में इंटरनल यानी कि बिजनेस के अंदरूनी मामले को संभालता है उसे मैनेजमेंट बोला जाता है। जो मैनेज करता है बिजनेस को वो मैनेजमेंट है। क्योंकि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब आएगी तो ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वही भविष्य के लिए क्या करना है। हु नीड्स टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, बिक्री कितनी है, प्रॉफिटेबल कितना होना है, ये सारे के सारे मैनेजमेंट के लिए है। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जिन्होंने बिजनेस को लोन दे रखा है, वो कहेंगे भैया हमारा टाइम पे पेमेंट आना चाहिए, टाइम पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमें पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ये लेकिन कैसे पता चलेगा? आप में लोग पैसा क्यों लगाएंगे? इन्वेस्टर को आपकी ज़रूरत क्यों है आपके अकाउंटिंग की? इन्वेस्टर आपके अकाउंटिंग में इसलिए इंटरेस्टेड होता है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ही आप में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे होगे तो आप में इन्वेस्ट वो नहीं करेगा। तो आपके प्रॉफिट या लॉस की जानकारी इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगी? थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ही बताएगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहीं पर है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर अभी के हैं उनको प्रॉफिट मिलना है, और पोटेंशियल जो होने वाले इन्वेस्टर हैं तो वो ये डिसाइड करेंगे कि भाई हम बिजनेस में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। यूनियंस एंड एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो सोचते हैं कि भाई हमारी इनकम भी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो हमें भी कुछ ना कुछ और सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। लैंडर्स सोचते हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए। सप्लायर सोचते हैं जिन्होंने बिजनेस में सामान सप्लाई कर रखा है टाइमली उनको पेमेंट मिल जाए जो उनके उधार दिया है। कस्टमर सोचते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट वो अवेलेबल करा रहा है वो सही कॉस्ट का हो, क्वालिटी का हो और सेटिस्फाइड हो, सर्विस उनकी अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लाइंस और सोसाइटी की हेल्थ को। गवर्नमेंट क्यों आखिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखती है? गवर्नमेंट ये देखती है कोई धांधली तो नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कॉम्पिटिटर्स क्यों करेगा? कॉम्पिटिटर ये देखेगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी ग्रो करना है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंडीशन को देखेगा कि क्या कॉम्बिनेशन आपने रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें देखो, कॉम्पिटिटर भी देख रहा है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपको कॉम्पिटिटर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन हैं, ये एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर को देखो, आपसे आपने जो समझा है उसी के बेसिस पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर को आपने सॉल्व करना है। ध्यान रखना कहीं दूसरी जगह से नकल नहीं मारना। ये रोल ऑफ अकाउंटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग क्या करता है, जैसे ये है डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से हम देखते हैं उसके क्या क्या रोल हैं। डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का काम करता है। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के पास तो कोई मुंह नाक जबान तो होती नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को कौन डिस्क्लोज करता है? उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो एक लैंग्वेज का काम भी करती है, किसके लिए? जो भी उसके यूज़र्स हैं। तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर द बिजनेस टू इट्स यूज़र्स। यूज़र्स के लिए वो लैंग्वेज का काम करती है, ठीक है। उसके बाद है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड होता है जिसको हम भविष्य में कितनों ही सालों बाद भी चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड की काम आता है। इकोनॉमिक रियलिटी, किसी भी बिजनेस की कंडीशन को बताने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को, क्या वो बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है, उसकी कंडीशन कैसी है, इसको भी बताता है क्या? अकाउंटिंग। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है क्योंकि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेरियस यूज़र्स को, ठीक है। और ये कमोडिटी का काम भी करता है। कमोडिटी मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, सोसाइटी जानना चाहती है कि बिज़नेस क्या कर रहा है, तो एक कमोडिटी का काम भी करती है, जिससे कि हम क्या कर सकें, देख सकें कि बिज़नेस वास्तव में काम क्या कर रहा है। तो ये है रोल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि क्या काम करता है, ये रोल है। ध्यान रखना, ऊपर हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य क्या है, रोल क्या है, क्या आखिर उस क्या काम कर रहा है। तो ये पॉइंट आपने नोट करने, ठीक है। अब कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, ठीक है, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तब तक के लिए आपने ये सारे नोट करने हैं, समझने हैं, और जो कल काम दिया था उसको भी आपने समझना है, ठीक है। ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा वी विल हैव अ स्मॉल एग्जामिनेशन ऑनलाइन, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।